हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे ज़ेरोडा ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म एंड अदर ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म के ऊपर। बेसिकली ये एक ऑप्शन बाइंग के ऊपर ये वीडियो मैंने बना रहा हूँ। आप में से काफ़ी लोगों ने ट्राई किया होगा कि ज़ेरोडा पे जो आउट ऑफ द रेंज ऑप्शंस होते हैं उन्हें बाय करने के लिए ट्राई किया होगा, जैसे कि ये, और आपको ऐसा कुछ एरर आ गया होगा। तो गाइस ये एरर क्या बोलता है कि बाय ऑर्डर आर ब्लॉक फॉर द स्ट्राइक प्राइस ड्यू टू ओपन इंटरेस्ट रिस्ट्रिक्शन फ्रॉम द एक्सचेंज। ये है 26,000 सी। आज की डेट है 28 अगस्त 2020। अगर रिस्ट्रिक्शन फ्रॉम द एक्सचेंज का एरर है तो ये बायर एंड सेलर कहाँ से आए हैं? इन लोग को रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया। इन लोग के ब्रोकरेज या इनका जहाँ भी इनका अकाउंट होगा उन्होंने रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया इन्हें। सेकंड चीज़ यहाँ पे ये भी मेंशन किया है कि अगर मैं इस लिंक को ओपन करूँ तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी है कि क्यू ब्लॉक है। सेकंड थिंग यहाँ पे ये भी लिखा है कि अगर आपको सारे रेंज के जो ऑप्शंस है वो अगर खेलने हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? उसके लिए आपको अकाउंट ओपन करना होगा ऑर्बिसिस में। अगर इसमें अगर अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको इसके साथ ये सारे रिस्ट्रिक्शन जो है वो भी आपको फ्री में दिए जाएंगे। ये देखो, यू विल बी नॉट एबल टू ट्रेड इन यू विल बी ओनली बी एबल टू ट्रेड फ्यूचर एंड ऑप्शन। द इक्विटी सेगमेंट विल बी ब्लॉक्ड फॉर यू। You will not able to pledge holdings as collateral while trading. IMPS, NEFT, RTGS will not be available for adding fund. तो ये सब चीज़ें भी आपको मिलेगी अगर आप इसके साथ अकाउंट ओपन करते हैं। लेकिन ज़ेरोडा अपने प्लेटफॉर्म पे उस चीज़ को अनेबल नहीं कर रही, जो कि ब्रोकर को खुद को वो चीज़ अपने प्लेटफॉर्म पे पब्लिक के लिए अवेलेबिलिटी करना चाहिए। क्योंकि अगर यहाँ पे बायर और सेलर है, दैट मीन्स इसमें कहीं ना कहीं तो बाइंग एंड सेलिंग हो रही है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं कौन से तो ब्रोकर साइट पे ये सब चीज़ें अलाउड है। गाइज, मैं एक छोटा ट्रेडर हूँ और मोस्ट प्रॉब्ली मैं अंडर वैल्यूड ऑप्शन जो है वो प्रिफर करता हूँ बाइंग के लिए, क्योंकि अंडर वैल्यूड जो ऑप्शंस होते हैं उनमें काफ़ी कम फ्लक्चुएशन होता है और हमें काफ़ी सारा टाइम मिलता है सोचने के लिए कि हमें उसे कंटिन्यू करना चाहिए या बाहर निकल जाना चाहिए। और स्टॉप लॉस भी काफ़ी छोटा होता है और प्रॉफिट भी काफ़ी छोटा है। लेकिन काफ़ी टाइम बैंक निफ्टी के साथ ऐसा भी होता है कि एक ही दिन में 1 या 2,000 पॉइंट वो ऊपर चले जाता है, एक ही दिन में 2,000 पॉइंट वो नीचे भी चले जाता है। तो जो लॉन्ग रेंज का जो स्ट्राइक प्राइस होता है वो शुरुआत में तो काफ़ी छोटा होता है, 10 रुपया, 20 रुपया या फिर मैक्स टू मैक्स 25-30 रुपया। और जब बैंक निफ्टी वो स्ट्राइक प्राइस को अचीव करने पहुंचता है तो उसका प्राइस चले जाता है 200, 300, 400 या फिर उसके आगे भी। हमने काफ़ी टाइम देखा है बैंक निफ्टी के ऑप्शंस में 1 रुपये का कॉन्ट्रैक्ट 100-200 रुपया क्रॉस कर जाता है और 800-900 के जो कॉन्ट्रैक्ट्स है वो भी एक ही दिन में 50 से 60 रुपये आ जाते हैं। तो ये जो फ्लक्चुएशन होता है, इस फ्लक्चुएशन में जो भी प्रॉफिट और लॉस होता है इसके लिए पब्लिक ही जिम्मेदार है, कोई और ब्रोकर तो जिम्मेदारी लेता नहीं है। तो अगर ज़ेरोडा मुझे बोलता है कि ये स्ट्राइक प्राइस में ही खेलो, तो क्या इसमें अगर मुझे प्रॉफिट एंड लॉस, इसमें अगर प्रॉफिट तो मेरा ही है, अगर लॉस अगर आता है तो क्या ज़ेरोडा लेने वाली है वो लॉस? नहीं। तो जहाँ पे मुझे प्रॉफिट दिखता है मैं वही ट्रेड लूँगा ना। तो ज़ेरोडा में ये चीज़ रिस्ट्रिक्ट है और पता नहीं कब चालू होगी। पिछले 1-1.5 साल से तो मैं यही देख रहा हूँ और आज इसी की वजह से ऑलमोस्ट मेरा 20,000 का जो प्रॉफिट है वो मिस हो गया। तो मैं आपको दिखाता हूँ मैं कौन सा ऑप्शंस खेलने वाला था। आज का डेट है 28 अगस्त 2020। आज के डेट में बैंक निफ्टी ने
बैंक निफ्टी ओपन हुआ है 23,600, हाई बना है 24,600 एंड क्लोजिंग भी उसी के आसपास दी है 24,500। तो जब ये बैंक निफ्टी मॉर्निंग में जब ओपन हुआ और वो जब 23,900 या 24,000 को टच करने जा रहा था, तो एक्चुअली तो मैं बैंक निफ्टी पे काफ़ी 2-3 दिनों से नज़र मॉनिटरिंग कर रहा था। क्यों कर रहा था वो भी आपको बताता हूँ, और क्यों मुझे 25,000 सी खेलना था। तो अगर मैं वन डे कैंडल करता हूँ बैंक निफ्टी के लिए, तो हमें यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि एक अप ट्रेंड बनाते हुए बैंक निफ्टी ऊपर 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 जा रहा है। यहाँ पे एक देखने वाली बात यह है कि ये एक रेजिस्टेंस था और बैंक निफ्टी ने उस रेजिस्टेंस को भी यहाँ पे क्रॉस करके ऊपर के साइड क्लोज दिया। टेक्निकल व्यू में ऐसा कहा जाता है कि जब रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो अब पता नहीं वो आगे कहाँ जाके रुकेगा, और उसी तरह जब सपोर्ट ब्रेक होता है तो पता नहीं वो आगे कहाँ जाके रुकेगा, उसके नेक्स्ट सपोर्ट पे रुकेगा या फिर कहीं और। सेम चीज़ रेजिस्टेंस। तो गाइस जब ये यहाँ पे जब ये रेजिस्टेंस क्रॉस होके जब ऊपर के साइड इसने क्लोजिंग दी, नेक्स्ट डे मैंने यहाँ पे बाई नहीं किया। मैंने नेक्स्ट डे मुझे देखने का था कि ये जो कैंडल है ये डाउन साइड जाती है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस पैटर्न है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है इस लेवल पे। तो ये नीचे क्लोजिंग देता है या ये भी ऊपर जाता है। तो सेम हुआ, छोटा कैंडल बना लेकिन इसने क्लोजिंग प्रीवियस कैंडल से ऊपर दी, दैट मीन्स रेजिस्टेंस के ऊपर ही क्लोजिंग दिया। तो आज फ्राइडे है, आज मैंने डिसाइड किया था कि आज मैं 25,000 सी में खेलूंगा, क्योंकि ये जो 200 मूविंग एवरेज का जो लाइन है ये भी इसके नज़दीक आ रहा है। अगर 200 मूविंग एवरेज को क्रॉस करके सक्सेसफुली ऊपर के साइड क्लोजिंग देता है तो मुझे और भी पॉइंट्स अचीव हो सकते हैं। तो जो लॉन्ग रेंज का जो ऑप्शन है 25,000 सी, उसे मैं एक चीप प्राइस में खरीद के कम इन्वेस्टमेंट में, और जो भी लॉस होगा उसका जिम्मेदार मैं हूँ। तो मेरा ऐसा थिंकिंग था कि मैं उसे बाय करके 1 वीक के लिए रख दूँ। मुझे पता नहीं था कि आज क्या फ्लक्चुएशन होने वाला है बैंक निफ्टी में, लेकिन मुझे इतना दिखाई दे रहा है चार्ट देख के कि यहाँ पे रेजिस्टेंस क्रॉस हुआ है, रेजिस्टेंस क्रॉस होकर क्लोज हुआ है, तो प्राइस एक्शन जो है वो ऊपर जा सकती है। तो जैसे कि मैंने कहा था, मैं हाई वैल्यूड ऑप्शंस में ट्रेड नहीं लेता, क्योंकि उसमें ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता है, स्टॉप लॉस हंटिंग होता है, अननेसेसरी लॉस मिलता है, और स्टॉप लॉस हिट होने के बाद प्राइस फिर से ऊपर चले जाने लगता है, फिर हम फिर से एंट्री नहीं ले पाते। तो बेस्ट मैं प्रिफर करता हूँ अंडर वैल्यूड ऑप्शंस को बाय करना। तो अगर मैं बैंक निफ्टी के अकॉर्डिंगली अगर मैं 25,000 ऑप्शंस को देखूँ, इसको मैं 5 मिनट के कैंडल पे डालता हूँ। तो जैसे कि मैंने कहा था कि मैं बैंक निफ्टी को पिछले 2-3 दिन से देख रहा था, तो ठीक उसी वक्त मैं 25,000 सी को भी देख ही रहा था। 2 दिन पहले 25,000 का एक इस तरह से एक फ्लैट मोमेंट रहा, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना था, एक कर्व बना यहाँ पे, और ये रेजिस्टेंस को उसने ब्रेक किया, ब्रेक करके ऊपर के साइड क्लोजिंग दी। नेक्स्ट डे जब कैंडल ऑप्शन ओपन हुआ, जो ये रेजिस्टेंस था वहीं पे उसने ये अपना सपोर्ट बना लिया। यहाँ पे हम बोलते हैं कि रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, सपोर्ट कैन बिकम रेजिस्टेंस। तो इस सिचुएशन में रेजिस्टेंस जो है वो सपोर्ट बन रहा है, ऐसा मुझे दिख रहा था। उसके बाद तो प्राइस एक्शन काफ़ी ऊपर चली गई, और ये दिन भी मेरा मॉनिटरिंग वाला दिन था, क्योंकि ये थर्सडे था, और एट द एंड ये प्राइस एक्शन जो है वो नीचे आ गया। मैं ये देखना चाहता था कि ये इसके नीचे जाता है या नहीं, क्योंकि ये दिन पे मेरा नेक्स्ट दिन डिपेंड था। तो मैंने देखा कि इसने क्लोजिंग जो है वो ये सपोर्ट के आसपास या फिर उसके ऊपर ही दिया है। तो अब मुझे नहीं पता कि नेक्स्ट मीन्स फ्राइडे को क्या ओपन होगा और क्या ट्रेड मुझे मिलने वाला है, लेकिन मैंने इतना डिसाइड किया था कि अगर मुझे ट्रेड इसी लेवल पे मिलता है तो मैं इसी लेवल पे लूँगा, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस ब्रेक करके उसी को सपोर्ट बना के ऊपर चले गया। तो जब इसको सपोर्ट बना के ऊपर गया तो बट ऑफ वो वापस यहाँ पे आएगा। तो आज फ्राइडे
सेम थिंग हुआ। शुरू में तो 1 मिनट के कैंडल पे मैंने चार्ट को डाला था, जिसमें मैं कुछ चीज़ें आपको दिखाना चाहता हूँ। ओके ओके गैस, तो यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। जैसे कि मैंने कहा था कि मार्केट ओपन हुआ, ऑप्शन ओपन हुआ और इसने एक कैंडल बनाया अप साइड। उसके बाद थोड़ा रिकवरी हुआ डाउन साइड में। अब जो डाउन साइड में जो रिकवरी चल रहा था, तो मैं वेट कर रहा था कि ये कहाँ पे हॉल्ट होगा, क्योंकि जहाँ कहीं पे भी हॉल्ट होगा वहाँ से एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। अंडर वैल्यूड कॉन्ट्रैक्ट में कम इन्वेस्टमेंट में अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। तो यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ। तो काम करते हैं, इसे बड़ा कर देते हैं। हाँ भी ठीक है। तो गाइस ये फ्राइडे का दिन है। यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको। ये जो था ये डाउन साइड था ट्रेंड, जो कि यहाँ पे आके उसने हॉल्ट लिया। यहाँ पे देखो इतना बड़ा ये हॉल्ट था। और सेकंड चीज़, कैंडल भी ये डाउन ट्रेंड को क्रॉस करके ऊपर क्लोजिंग थी। ये 1 मिनट का कैंडल है। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपको पता होगा कि लाइव ट्रेडिंग में ऑप्शंस में अपने को हमें इतना मौका नहीं मिलता सोचने के लिए। जो भी डिसीजन लेना है हमें तुरंत लेके अपना प्रॉफिट और लॉस जो भी है वो एक्सेप्ट करना होता है। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइस जो था वो 24 टू 26 के बीच में चल रहा था। मैंने बाइंग ऑर्डर ट्राई किया, लेकिन सेम एरर मुझे मिला जो कि यहाँ पे है। सेम एरर मुझे मिला। फिर मैंने जो रेंज है वो चेक किया। आप गूगल पे टाइप कर सकते हो ज़ीरो इक्विटी मार्जिन, जहाँ पे फ्यूचर एंड ऑप्शन में जो करंट वीक का जो रेंज है वो सिर्फ ये है, और नेक्स्ट वीक का जो रेंज है वो सिर्फ 100 पॉइंट से ज़्यादा है। नेक्स्ट वीक, करंट वीक से नेक्स्ट वीक का सिर्फ 100 पॉइंट ज़्यादा है। तो गाइज अगर मेरी टेक्निकल स्टडी अगर अच्छी है, अगर मैं कुछ चीज़ प्रिडिक्ट कर सकता हूँ, तो ये एरर की वजह से मैं एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिस कर रहा हूँ। इवन अगर मेरी स्टडी अगर अच्छी है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि मैं प्रोफेशनल ट्रेडर हूँ, लेकिन जो भी हो, अगर हम लॉस खा सकते हैं तो प्रॉफिट भी लेना हमारा हक है। तो गाइज नेक्स्ट ये चांस तो मेरे से मिस हो गया। तो मैंने मेरे अपने फ्रेंड को कॉल किया और मैंने उससे पूछा कि ये कॉन्ट्रैक्ट को तेरे अकाउंट में बाय करने दे रहा है क्या, चेक कर ले। उसका अकाउंट था अपस्टॉक में। उसने जस्ट ट्राई किया और उसने मुझे बताया कि ऑर्डर लग रहा है। दैट मीन्स ये चीज़ कई और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे अलाउड है, लेकिन ज़ेरोडा में नहीं। तो गाइस यहाँ से तो प्राइस एक्शन ऊपर जाने लगी। अब जो अपना लेवल था, जिस लेवल पे मुझे बाय करना था, वो तो मिस हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि देखते अगर लक होगा तो फिर से इस लेवल पे आ जाएगा, तो ट्राई करते हैं। मतलब मैं मेरे फ्रेंड को बताने वाला था मेरे बिहाफ से ट्रेडिंग करने के लिए। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एग्जैक्टली सेम चीज़ हुआ यहाँ पे। ओके, एग्जैक्टली सेम चीज़ हुआ। इसे कहते हैं डबल बॉटम। प्राइस
एक पॉइंट से नीचे नीचे आके एक पॉइंट से ऊपर जाने लगा, ऊपर से फिर से उसी पॉइंट पे रिटर्न आना जहाँ से ऊपर गया था, उसे कहते हैं डबल बॉटम। तो ये एक इंडिकेशन है कि यहाँ से ऊपर गया था तो यहाँ से भी ऊपर जा सकता है। गाइस यहाँ पे मैंने अपने फ्रेंड को कॉल किया और मैंने उससे बोला कि मेरे भी आपसे 100 क्वांटिटी 25 टू 26 के बीच में बाय कर ले। और गाइस बात कर ही रहा था कि ऑप्शन ने जो वन कैंडल में जो मोमेंट दिया आप देख सकते हो, 25 टू ऑलमोस्ट 84-85। गैस एक ही मिनट में मुझे 5 से 6 हज़ार का प्रॉफिट हो सकता था, जो ज़ेरोडा के पॉलिसी या रिस्ट्रिक्शन की वजह से, क्योंकि मुझे तो नहीं लग रहा है कि ये एक्सचेंज का रिस्ट्रिक्शन कुछ है, क्योंकि अगर वो रिस्ट्रिक्शन है तो सब पे होना चाहिए। गाइज उसके बाद मैंने 5 मिनट में ऐसे कैंडल डाला, 5 मिनट में भी मुझे एक अपॉर्चुनिटी दिख गई। अब यहाँ से तो मेरा जो बेस्ट लेवल था बाय करने का वो तो चलेगा, और इतना बड़ा मूवमेंट आने के बाद कहीं ना कहीं पे तो फ्लक्चुएशन बढ़ने का चांसेस होता है। अननेसेसरी हम एंटर करेंगे और लॉस लेंगे, उससे अच्छा थोड़ा सोच समझ के एंट्री लेना बेटर है। तो यहाँ पे मुझे और एक सपोर्ट दिखाई दिया, लेकिन इस वक्त मैं वो क्वांटिटी बाय नहीं कर सकता था जो मैं यहाँ पे बाय कर रहा था। यहाँ पे मैं इजीली एक रिस्क ले सकता था, लेकिन अब वो रिस्क मैं इस लेवल पे नहीं ले सकता। फिर भी जैसे कि मैंने कहा कि मैंने मेरा जो स्टडी था बैंक निफ्टी पे, जैसा रेजिस्टेंस ब्रेक किया था, तो मैं बोला कि हम छोटी क्वांटिटी में यहाँ पे ट्रेड लेते, अगर यहाँ पे बड़ा क्वांटिटी मिस हो गया छोटा क्वांटिटी ट्रेड लेते। तो गाइस यहाँ पे जो कैंडल थी उसने एक टॉप बना के यहाँ पे क्लोजिंग दिया, नेक्स्ट कैंडल प्रीवियस क्लोजिंग से ही स्टार्ट होके ऊपर क्लोजिंग दी। थर्ड कैंडल रेड होने के बावजूद ये जो क्लोजिंग था इसके ऊपर ही उसने क्लोजिंग दी। तो यहाँ कहीं पे भी एक बाइंग बन सकती है, यही से एक प्राइस एक्शन ऊपर जाना चालू हो सकता है। गाइस यहाँ पे मैंने बाय डिफॉल्ट क्वांटिटी ट्राई की 25, वो भी ज़ेरोडा ने मेरा रिजेक्ट कर दिया सेम एरर के साथ। गाइस आप देख सकते हैं 24 रुपये वाला कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे हाई बनाता है 170 का और क्लोजिंग आता है 230 का। गाइस ये देखो 235 का हाई है एंड 230 का क्लोजिंग है, मतलब 200 रुपये का 200 पॉइंट का टारगेट अचीव होता। गाइस बायर्स वालों को काफ़ी कम मौके मिलते हैं ऑप्शंस में बाय करके एक अच्छा खासा प्रॉफिट कमाने के लिए, लेकिन ज़ेरोडा में वो चीज़ ब्लॉक है। मैं ज़ेरोडा में इसलिए बोलूँगा कि मुझे तो जैसे कि मैंने मेरे दोस्त को कॉल किया और उसके प्लेटफॉर्म पे वो चीज़ अलाउड है, तो बट ऑब्वियस ये जो ट्रेडर्स जो ट्रेड ले रहे उन लोग के भी प्लेटफॉर्म पे वो चीज़ अलाउड होगी, और सारे के सारे लोगों ने आई डोंट थिंक कि ये ऑर्बिसिस के साथ अकाउंट क्रिएट किया होगा। अगर ये ऑर्बिसिस का जो भी है अगर वो रिक्वायरमेंट है इस चीज़ के लिए आउट ऑफ द रेंज खेलने के लिए, तो ये चीज़ ब्रोकर वालों को अपने प्लेटफॉर्म पे इनबिल्ड करना ज़रूरी है, ना कि यूज़र्स को कहीं और जाके अकाउंट क्रिएट करने की ज़रूरत है। तो गाइज ये ज़ेरोडा के प्राइस स्ट्राइक ऑप्शन के ब्लॉक के कारण आज एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी मिस हो गया। मैं इससे काफ़ी 1-1.5 साल से ये चीज़ ऑब्जर्व कर रहा हूँ, लेकिन मुझे अभी तक कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया ज़ेरोडा का कि क्यों ये ऐसा कर रहा है, जबकि ज़ेरोडा एक वन ऑफ द टॉपेस्ट ब्रोकर में जाना जाता है। तो ये सब चीज़ें ब्लॉक करके रखना, क्योंकि हमें तो पता है थर्सडे के दिन भी काफ़ी सारी फ्लक्चुएशन ऐसे होते हैं जिसमें बहुत सारे हमें मौके मिल सकते हैं जो अंडर वैल्यूड कॉन्ट्रैक्ट ऑप्शंस को बाय करके अच्छा खासा प्रॉफिट लेने के लिए। तो जो चीज़ दूसरे ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म पे अलाउड है वो ज़ेरोडा में क्यों ब्लॉक है? जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे कि उन्होंने तो कह दिया कि अगर आपको चाहिए तो इनके साथ अकाउंट ओपन करें,
फिर ये सब भी आपको मिलेगा। लेकिन मेरा कहना ये है कि अगर ये इफ़ दिस इज समथिंग रिक्वायर्ड देन इट शुड बी इनबिल्ड इनटू दी ज़ेरोडा ओनली। यूज़र्स को कहीं और जाके वो चीज़ ओपन करने की ज़रूरत नहीं है अकाउंट, क्योंकि बाकी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे वो चीज़ अलाउड है। गाइस एक अच्छा खासा प्रॉफिट आज मिस हो गया। अगर आपको अगर इस चीज़ में जैसे कि ये करंट वीक के लिए सिर्फ इतना ही, अगर मेरा प्रेडिक्शन कहता, अगर मेरी स्टडी भी कुछ कहती है तो भी मैं ये कुछ नहीं कर सकता, जो कि ये चीज़ ज़ेरोडा में मैं बस इसी प्राइस के अंदर खेल सकता हूँ। लेकिन बाकी इसमें मैं आउट ऑफ द रेंज भी खेल सकता हूँ। जो भी 10-15 वाले जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनमें अच्छी अच्छी क्वांटिटी लेके, और जो भी लॉस होगा वो मेरा लॉस होगा, इसके लिए कोई ब्रोकर जिम्मेदारी नहीं लेता। तो अगर ज़ेरोडा किसी चीज़ की जिम्मेदारी नहीं लेता तो उसने किसी चीज़ के लिए रिस्ट्रिक्शन भी नहीं देना चाहिए। लेकिन गाइस अगर आपको पता है कि ये ज़ेरोडा में ये चीज़ क्यों है और ये वैल्यूएबल है कि नहीं, तो प्लीज़ मुझे बता देना। थैंक यू।